क्लास बताया गया था कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट की बात हुई थी। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमने कहा था हरित लवण। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये है एलएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा गया है, इसमें दो इकाई झिल्लियां होती हैं, इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। अंदर भाग रहता है स्ट्रोमा, ये डीएनए है। यहाँ देखिएगा इसमें कुछ पतली नलिकाएं फैली होती हैं, इन नलिकाओं पर कई नलिकाएं एक समूह में पाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं ग्रेना। ठीक, और इसकी सिंगल यूनिट का नाम दिया जाता है थायराइड। ये पूरी लाइनरी क्या होती है, सिक्के के ढेर के आकार में व्यवस्थित रहती हैं। इसकी एक इकाई को नाम दिया गया थैलापर्स, और इसकी कई इकाइयां मिलकर के नाम बनाती है, रचना बनाती है ग्रेना। ग्रेना बहुवचन है, ग्रेना एकवचन होता है। अंदर का भाग कहलाता है स्ट्रोमा, इसी में डीएनए पाया जाता है तथा प्रोटीन पूरे स्ट्रोमा भाग में फैला होता है। ठीक है, अब सबसे देखिए इसके बारे में बताया गया था आंतरिक संरचना। वास्तव में हरित लवण इकाई झिल्ली से घिरी हुई दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसके अंदर का भाग कहलाता है स्ट्रोमा, जिसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कैरोटीनॉइड्स तथा फास्फोलिपिड्स तथा कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी भाग में कुछ नलिकाएं होती हैं, जिसे कहते हैं लैमेली, कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, ये लैमेली क्या होती हैं, लंबी नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं पे कुछ दूर पर ये छोटी छोटी नलिकाएं सिक्के के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। यह पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रेना। इसकी एक इकाई का नाम दिया जाता है थैलापर्स। ठीक, इसका देखिए केमिकल कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं स्ट्रोमा भाग में। स्ट्रोमा भाग में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से देखिए, पहला है प्रोटीन, ये पाया जाता है 40 से 50%। ठीक, क्लोरोफिल लगभग 10% पाया जाता है। डीएनए रेयर के माने बहुत कम मात्रा पाया जाता है, रेयर माने बहुत अल्प मात्रा कह सकते हैं हिंदी में, अल्प मात्रा। आरएनए 2 से 3% या 5% पाया जाता है। फास्फोलिपिड 25%। कैरोटीनॉइड्स 30% तथा कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं बहुत अल्प मात्रा में। ठीक, ये हो गया स्ट्रोमा भाग का केमिकल कंपोजिशन। माने इस अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं प्रोटीन 40 to 50% पाया जाता है, क्लोरोफिल 10% पाया जाता है, डीएनए बहुत अल्प मात्रा पाया जाता है, आरएनए 2 से 5% होता है, फास्फोलिपिड्स 25% होता है, कैरोटीनॉइड्स 23% होता है, और कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन, कॉपर है, जेडियन है, कॉपर है, एमजी, ये एलिमेंट बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्ट्रोमा। अब ये देखा गया है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है। अब इसमें क्लोरोफिल कई प्रकार होते हैं।
क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है क्लोरोफिल ए, इसका फार्मूला होता है C55H72O5N4M। ठीक, यह लगभग 70% पौधों में पाया जाता है। 70 या 75% पौधों में पाया जाता है। फिर दूसरा है क्लोरोफिल बी, फार्मूला होता है C55H70O6N4Mg। यह 25% पौधों में पाया जाता है। ठीक, माने 70% पौधे या लगभग सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल भी केवल 25% पौधों पाया जाता है। फिर तीसरा है क्लोरोफिल सी, यह बैसिलेरियोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है क्लोरोफिल डी, यह रोडोफाइसी, लाल से आवाज रखेंगे, रोडोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल चौथा और पांचवा हो जाएगा क्लोरोफिल ई, यह जैंथोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद दो कलर पिगमेंट होते हैं। छठवां है कैरोटीन, सूत्र होता है C40H56, ये नारंगी रंग का होता है। फिर जैंथोफिल, ये होता है C40H56O2, ये पीले रंग का होता है। इतने क्लोरोफिल तथा अन्य पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है क्लोरोफिल कितने प्रकार होते हैं, आप लिखेंगे A B C D और E, 5 प्रकार होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, सूत्र होता है केमिकल फार्मूला C55H72O5N4M। क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु क्या होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। इसी के चारों ओर कई पायरोल रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। यह लगभग सभी पौधों में लगभग 75% पौधों पाया जाता है। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg, यह 25% पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी, यह बैसिलेरियोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। क्लोरोफिल डी, यह रोडोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। अगला है क्लोरोफिल ई, यह जैंथोफाइसी कुल के शैवालों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाया जाता है। इसके अलावा दो कलर पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन नारंगी रंग का होता है, जैंथोफिल पीले रंग का होता है। इनका केमिकल फार्मूला C40H56 कैरोटीन होता है, C40H56O2 जैंथोफिल।
ये हो गया क्लोरोफिल के टाइप्स। ठीक, अब इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट के कार्य। अगला है लगेगा क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करता है पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट के कार्य, पहला पॉइंट, यह पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। अभी बताया गया है क्लोरोप्लास्ट दो भाग होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं। पहला क्या है, प्रकाशित अपक्रिया। इसमें क्या होता है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। फिर इसमें क्या होता है, इस क्रिया में जल का विघटन होता है तथा हाइड्रोजन मुक्त होता है। सेकेंड क्रिया होती, नाम है अप्रकाशित अपक्रिया। यह क्रिया कहां होती है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा भाग में होती है। इस क्रिया में या इसमें CO2 का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का कार्य। माने इतने क्या लिखा गया है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। सामान्यतः यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया दो पदों में होती है, पहला है प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु का विघटन होता है, हाइड्रोजन परमाणु अथवा एच मुक्त होता है। अब यही स्वतंत्र क्या होगा, एच कहाँ जाएगा, ग्रेना से स्ट्रोमा भाग में प्रवेश करता है। फिर दूसरा है अप्रकाशित अपक्रिया। यद्यपि इस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ग्रेना से मुक्त हुआ हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जाता है, स्ट्रोमा भाग पहुंचता है और CO2 के अपचयन में सहायता करता है। CO2 के अपचयन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या संश्लेषण होता है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगला कोशिकांग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदर्भी जालिका। नेक्स्ट हो जाएगा अंतःप्रदर्भी जालिका, अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, संक्षेप में ER कर सकते हैं आप।
किसने खोजा था? इसे 2-3 पॉइंट लिखेगा। इसे सर्वप्रथम KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में खोजा। ये जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर? ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक कला तथा जीव द्रव्य कला के मध्य फैली होती हैं। क्लियर? ये सामान्यतः केंद्रक कला के ऊपर फैली होती हैं अथवा जुड़ी होती हैं। ये सामान्य बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्ट्रक्चर देखिए इसके बाद। स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपका केंद्रक हो गया। केंद्रक में ये बाह्य भित्ति हो जाएगी, अंतर्भित्ति 2 भित्तियों से घिरा होता है। ठीक, मध्य में क्या होता है? केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इन्हीं भित्ति पर जुड़े होते ऐसे निकले होते हैं। यही वास्तव में होते क्या है? ERA होते हैं। यहां देखिएगा, अंदर क्या मिलेगा? ये है केंद्रिका, ऐसे में क्रोमैटिन आगे फैलेगा। ये न्यूक्लियस है, अंदर भाग करा था न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये सभी क्या है? ER की सतह पर क्या होता है? कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया गया है राइबोसोम। ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिक सेक्शन। फिगर शोइंग दिखा जाएगा, फिगर शोइंग एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर वाले। आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार के होते हैं, लिखे नीचे। आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सिस्टर्नी। हिंदी में होता है, ये अशाखित
नलिकाएं होती हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, वेसिकल्स। ये थैली के आकार या थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। तीसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स। ये शाखित नलिका का संरचनाएं होती है। ठीक, देखो सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल दोनों सेम होती हैं। ये अनब्रांच्ड या अशाखित होती हैं, जबकि ये शाखित होती हैं। तीनों के स्ट्रक्चर देखिएगा। पहला देखेंगे सिस्टर्नी कैसे दिखाई देती हैं। इस तरह स्ट्रक्चर नलिकाकार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अशाखित होते हैं। ठीक, ये कहलाती हैं सिस्टर्नी। वेसिकल्स क्या होती हैं, थैली के आकार की स्ट्रक्चर होती हैं। ये कहलाती हैं वेसिकल्स। तीसरा है शाखित होती है, ब्रांच होती है, ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक, ये 3 टाइप्स क्या होते हैं, ईआर मीन्स डिफरेंट टाइप्स ईआर। अब ये देखा गया है कि ईआर की सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। यदि कण पाए जाए तो इसे नाम दिया जाता है रफ ईआर। यदि कण नहीं पाए तो नाम दिया जाता है स्मूथ ईआर। ये आगे लिखेगा, करिएगा। ईआर की नेक्स्ट है